Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के होने वाले हैं। देखिए एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है अब, तो इसलिए नई चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपने पढ़ ली हैं सिर्फ उन पर फोकस करिए, उनको ही रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ देखते रहिए, काफ़ी यूज़फुल होंगी आप लोगों के पेपर के लिए। तो शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए अगर बच्चे की सहभागिता कम हो रही है तो उस स्थिति में एक शिक्षक क्या करेगा। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। देखिए छोड़ने के लिए आप लोगों को नहीं कहना, इस स्थिति को जैसी है वैसी ही स्वीकार करनी चाहिए। तो देखिए ये भी गलत हो जाएगा कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। देखिए अपेक्षाएं कम नहीं करनी, जितना बच्चे को आप मोटिवेट करोगे, उनसे अपेक्षाएं रखोगे, उतना ही बच्चा मोटिवेट होता है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया गया है कि अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए और बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नई तरीके ढूंढने चाहिए। तो देखिए ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में बिल्कुल सही है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय निर्धारित हो जाती है। देखिए हम जन्म के समय नहीं कह सकते कि बच्चा कितना इंटेलिजेंट है कितना नहीं है, उसकी इंटेलिजेंस को हम नहीं माप सकते हैं। ठीक है, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से, देखिए ये भी यहाँ पर नहीं है, मानकीकृत प्रयोग के द्वारा भी हम सटीक रूप से नहीं माप सकते हैं। बुद्धि एक एकात्मक कारक है तथा एकाकी विशेषक है, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। जबकि बुद्धि क्या होती है, बहुआयामी होती है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह होती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन प्याजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त सक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। देखिए कौन सा है जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में प्रपोज किया जाता है। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, देखिए जो हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग होती है ये फॉर्मल स्टेज में आती है, औपचारिक अवस्था में आती है, तो ये तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मल में आती है तो ये तो नहीं होगा। इसके बाद देखिए कंजर्वेशन, क्लास इंक्लूजन या फिर बच्चे का अनुकरण करना, पदार्थ स्थायित्व या फिर प्रतीकात्मक खेल और विचारों की अनुत्क्रमणीयता। तो देखिए जो बच्चे मेक बिलीव प्ले, ये भी क्या होता है, ये भी आप लोगों का इसमें नहीं आता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा पॉइंट आप लोगों का सही होगा। तो देखिए कंजर्वेशन मैंने आप लोगों को बताया, जो कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज होती है उसमें CCS डेवलप हो जाता है बच्चे का। कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी प्याजे की संरचना है। स्कीमा है, अवलोकन अधिगम है, अनुबंधन है या फिर प्रबलन। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा, किसके द्वारा पूछी गई। तो देखिए प्याजे के अनुसार पूछी गई, तो प्याजे ने किस चीज़ का इस्तेमाल किया, स्कीमा का किया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर नामीकृत, देखिए नामीकृत बच्चे को नहीं करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या फिर अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो देखिए ये भी यहाँ पर सही नहीं है, ना ही बच्चे को आपको उनके श्रेणी को उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग उनको असाइन करने हैं, तो ये भी यहाँ पर गलत होगा। बल्कि उनकी भ्रांतियों को समझना है, उनके डाउट्स को क्लियर करना है, बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, अधिगम पुनरुत्थान और स्मरण की प्रक्रिया है, अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, या फिर अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो देखिए जो संरचनावादी सिद्धांत है उसके अनुसार कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। जहाँ पर बच्चा ज्ञान का निर्माण कर रहा है, उसके ज्ञान के निर्माण हो रहा है, वो प्रक्रिया बिल्कुल सही हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है। सृजनात्मक विचारक है, अभिसारिक विचारक है, अनम्य विचारक है या फिर आत्म केंद्रित विचारक है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा। तो देखिए संरचनात्मक विचारक होगी, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए,
विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं। देखिए उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों ही ज़रूरी होते हैं बच्चे की शिक्षा के लिए। अब देखिए फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियाँ उत्पन्न करता है। देखिए भ्रांति उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। ये भी नहीं होगा। यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक या फिर प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो देखिए ये भी नहीं है, बल्कि जो हम उदाहरण और बच्चे को गैर उदाहरण देते हैं वो बच्चे को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा होता है कभी कभी कि बच्चे को एग्जाम्पल देते हैं, उससे समझ में नहीं आता, लेकिन हम अगर उसके जैसा ही कोई दूसरा एग्जाम्पल उससे हट के उसकी रियल लाइफ से जुड़ा हुआ कोई एग्जाम्पल देते हैं तो बच्चा एकदम क्लियर कर पाता है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से यंत्रवत याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर आधारित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित होता है या फिर अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है। तो देखिए संरचनावादी ढांचे की अगर हम लोग बात करें तो अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित होता है। किस चीज़ पर? प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। मतलब बच्चे ने एक नेव थ्योरी अपने माइंड में सेट कर ली है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा, देखिए अनदेखा नहीं करना है बच्चे की किसी भी चीज़ को, ना उनको दंडित करना है, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत में बदल देना चाहिए। देखिए रट्टाफिकेशन नहीं कराना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर 4, यही सही हो जाएगा कि प्रतिकूल प्रमाण और उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। मतलब जो कंसेप्ट बच्चे ने अपने दिमाग में सेट कर लिया है कि मान लीजिए कोई भी चीज़, मतलब बच्चे ने अगर अपने माइंड में सेट कर ली कि ये चीज़ ऐसे ही होती है, तो टीचर क्या करेगा कि उसको उदाहरणों को प्रस्तुत करेगा उसके सामने बच्चों के उस सिद्धांत को चुनौती देने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता क्या है। केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रवत याद करना या फिर योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामीकृत करना। तो देखिए नामीकृत नहीं करना, याद करना बच्चे को आप बार बार उसको मेमोराइज कराते रहेंगे, रोट मेमोराइजेशन बच्चे को नहीं करवाना है। इसके अलावा केवल पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित होना, तो देखिए ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। कौन सा सही है? तो बच्चे के अनुभवों को प्रमुखता देनी है। नेक्स्ट देखिए, संवेग और संज्ञान एक दूसरे से पूर्णतः अलग होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, सन्निहित होते हैं या फिर संबंधित नहीं होते। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही है? तो देखिए इंटरवोवन होते हैं ये, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। सन्निहित होते हैं तो विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, फिर करने के लिए हतोत्साहित, देखिए डिस्करेज नहीं करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पठन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं। न्यूनतम अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाहिता, धारा प्रभाव, पढ़ने की अक्षमता या फिर एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा। तो देखिए जो पठन वैकल्य होता है उसमें बच्चे की किस चीज़ में होती है, तो जो उसकी रीड एबिलिटी होती है, पढ़ने में विकार होता है। तो यहाँ पर देखिए धारा प्रभाव, पढ़ने की अक्षमता, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लिखित की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्न में से किस चीज़ पर आधारित होती है। तो देखिए व्यक्तिवादी सिद्धांत पर, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूतिक अभिवृत्ति, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य या फिर मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट है। तो देखिए केवल देखिए व्यावसायिक शिक्षा के लिए हम बच्चे को मुख्य धारा में शामिल करेंगे, तो ये तो यहाँ पर नहीं है। व्यवहारवादी सिद्धांत में नहीं है। अशक्त बच्चों के प्रति सहानुभूति ये भी नहीं होगा, बल्कि जो समावेशी शिक्षा है उसकी अवधारणा है कि आप क्या करेंगे, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य होगा। तो किस चीज़ पर आधारित है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त अनुवंशिक संकेत पद्धति, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव या फिर अनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो देखिए जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं उनका जो प्राथमिक कारण है वो क्या होता है, तो वो होता है हमारे अनुवांशिक और पर्यावरण के बीच जो एक जटिल पारस्परिक क्रिया होती है वो ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण की एजेंसी का उदाहरण है। सेकेंडरी पूछी गई है, तो देखिए जहाँ पर परिवार होगा तो वो तो प्राइमरी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर विद्यालय और मीडिया या फिर मीडिया और
पास पड़ोस। तो देखिए सेकेंडरी में आपका कौन सी चीज़ आती है, तो सेकेंडरी में यहाँ पर आती है देखिए विद्यालय। अगर विद्यालय दिया गया तो विद्यालय के साथ जो भी चीज़ आप लोगों की होगी वो क्या हो जाएगी, सेकेंडरी हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर भी परिवार होता तो आपकी जो द्वितीयक हो जाती वो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया, अगर विद्यालय दिया गया है तो वो सेकेंडरी होगा। अगर आप लोगों का देखिए परिवार और आपका पास पड़ोस है तो वो आपका प्राइमरी कारक हो जाता है, और जो सबसे मेन होता है वो प्राइमरी कारक आपकी फैमिली ही होती है। नेक्स्ट देखिए बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना एवं दंड का प्रयोग करने के क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो देखिए बाहरी अभिप्रेरणा कम हो जाती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, या फिर अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि और जिज्ञासा कम होती है। तो देखिए जो दंड और पुरस्कार है उसका अगर हम बार बार प्रयोग कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि अधिगम में बच्चों की जो स्वाभाविक अभिरुचि है और जो उनकी जिज्ञासा है वो कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए जिगशॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नज़मा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। तो देखिए इस प्रकार की वार्ता को वाइगॉत्स्की क्या कहते हैं। तो देखिए इस प्रकार की वार्ता को क्या बोला जाता है, व्यक्तिगत वार्ता बोलते हैं, जोर से बोलना, या फिर पान, या फिर आत्म केंद्रित वार्ता। तो देखिए स्कैफ होल्डिंग तब होती है जब क्या होता है, बच्चे को सहयोग दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बात की गई है कि वो वार्तालाप कौन सी है, जब बच्चा खुद से बात कर रहा है, तो वो होती है प्राइवेट स्पीच, व्यक्तिगत वार्ता, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉत्स्की। नेक्स्ट देखिए बच्चों को संकेत देना और आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्न में से किसका उदाहरण है। प्रबलन है, अनुबंधन है, मॉडलिंग है। तो देखिए यहाँ पर जो पाण होता है, ढांचा होता है, स्कैफोल्डिंग होती है, यही क्या होती है, सहयोग प्रदान करता है अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉत्स्की। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। मॉडलिंग की बात बंडूरा करते हैं तो ये यहाँ पर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकती है। एक व्याख्यान दे करके, प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्याख्या करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, या फिर अन्वेषण और परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। देखिए जब बच्चे को अवसर देने की बात होती है तो वही विकल्प क्या हो जाता है, सही हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। जब बच्चे को आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, डिस्कशन के लिए अवसर दे रहे हैं बच्चे को, तो वो क्या होते हैं, सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, वह किसका उदाहरण है। तो देखिए जेंडर पक्षपात है, जेंडर पहचान है, संबंधता है, या फिर समरूपता है। देखिए समरूपता की यहाँ पर बात नहीं हो रही है, ना ही यहाँ पर पहचान, ना ही संबंधता है, बल्कि पक्षपात हो रहा है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, या फिर जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो देखिए यहाँ पे अनुरूपता को अगर हमें कम करना है तो हम निम्न में से कौन सी पद्धति का इस्तेमाल करेंगे, तो वो हो जाएगी आपकी जेंडर पक्षपात के बारे में डिस्कशन करना, परिचर्चा करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। शारीरिक दंड तो नहीं देता, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत और समग्र मूल्यांकन, या फिर निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए निरंतर तुलनात्मक आप क्या कर रहे हैं, कंपैरेटिव कर रहे हैं, तो कंपैरेटिव चीज़ें भी नहीं होती हैं, नेगेटिव होती हैं। आप बच्चों के बीच में कंपटीशन पैदा नहीं करेंगे, कंपैरिजन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड पॉइंट सही होगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है। जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, या फिर किशोरावस्था। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सही पॉइंट होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है, प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो बच्चे के अर्जन और विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए मल्टीपल टाइम एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए निम्न में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, या फिर उद्यम बनाम अधीनता अवस्था। देखिए इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, ये किसकी स्टेज है, ये है एरिक एरिक्सन की, तो ये तो यहाँ पर नहीं होगी। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जीन पियाजे की है, तो ये भी यहाँ पर नहीं है। लेटेंसी स्टेज किसके द्वारा दी गई है, तो ये दी गई है सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा, तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए
निम्नलिखित अवधि में से किसके शारीरिक वृद्धि और विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो देखिए कौन सी अवस्था में जो डेवलपमेंट है वो तेज गति से घटित होता है? शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था में, प्रारंभिक और मध्य बाल्यावस्था में, मध्य या फिर किशोरावस्था में, और किशोरावस्था और व्यवस्था में। तो देखिए कब सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो हो जाएगा शैशवावस्था में होता है और आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? नेगेटिव पूछा गया है। विकास जीवन प्रयत्न होता है, विकास परिवर्त्य होता है, विकास आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, या फिर विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इससे प्रभावित नहीं करते हैं। तो देखिए नेगेटिव पूछा गया और नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। इन्होंने देखिए ये चीज़ बोल दी सार्वभौमिक होता है, ठीक है, लेकिन इन्होंने ये जो चीज़ बोली कि सांस्कृतिक संदर्भ का इससे प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये चीज़ यहाँ पर गलत हो जाएगी। नेगेटिव पूछा था तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखिए, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है? प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल या फिर महत्व देकर, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके या फिर दंडित करके, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके, तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही विकल्प होगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। किस चीज़ के लिए? तो हम क्या करेंगे, बच्चे को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और उसी पर आधारित विचार मंथन करने के लिए कहेंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। तो देखिए आज की क्लास आप लोगों की यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई हों। प्रैक्टिस करते रहिए, अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास है, अच्छा एग्ज़ाम होगा, बढ़िया होगा। अच्छे से तैयारी करिए, रिवीजन करते रहिए चीज़ों का। आज की क्लास हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।